Startable? Hello. Yes. Okay, sir. Hello. You can start. You can start, sir. You can start, sir. Your voice is not audible, sir. Hello. Hello. Yes, sir. You can start. You can start, sir. Okay, sir. You can start, sir. Uh, Please start the I'm Junaid session. Khan. You can start. Hello. Hello. Yes, sir. You can start, sir. आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है आ रहा है आ रहा है आप आराम कीजिए. ओके ओके जी. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम जुनैद खान है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का सर आपका आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है. जी. तो नेटवर्क इशू है. एक बार देख लीजिए, सर. अब आ रहा है? हाँ, सर. हेलो. जी आ रहा है, बोलिए. सर. हेलो. हाँ, सर. आराम कीजिए ना. जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सर. जी. आ रहा है, सर. आ आ, रहा है, सर. जी. ओके. मेरा टॉपिक है मदरसा शिक्षा में योग की आवश्यकता एवं महत्व. परिचय. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें शिक्षा तेजी से एक चुनौती बनती जा रही है. मोबाइल फोन और हर दिन कुछ नया लाने वाली आधुनिक तकनीकी के अन्य रूपों से घिरे हुए गति के आदि बार बार गतिविधि में बदलाव आदि उत्तेजनाओं की बौछार के साथ बच्चे उन स्कूलों में आते हैं जहां डेस्क पर बैठकर अब सुनना और ब्लैक बोर्ड से उसका प्रतिलेखन करना एक आम विधि है. शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा अक्सर बच्चों पर अत्यधिक मांगे और बहुत अधिक उम्मीदें थोपी जाती हैं. परिणाम स्वरूप उसमें तनाव और चिंता बढ़ती है, जबकि माता पिता और शिक्षक स्वयं अक्सर तनाव में रहते हैं. हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि एने एनालिटिक एनालिटिक्स का प्रजनन कैसे होता है, जबकि कोई भी उन्हें यह नहीं सिखाता कि ठीक से सांस कैसे लें और किस प्रकार अपने तनाव को कम करें. हमारी हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यायाम शारीरिक रूप तक ही सीमित है. इसके अलावा बच्चों को केवल ब्रेक के दौरान घूमने की अनुमति है. कक्षाओं के दौरान आवाजाही निषिद्ध या बहुत प्रतिनिधित्व है प्रतिबंधित है. विरोधाभासी रूप से आधुनिक शोधों से पता चलता है कि गतिविधि और सीखने के बीच सीधा संबंध है. मांसपेशियों की गतिविधि, विशेष रूप से समन्वित संतुलित गतिविधियां, डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रॉफिन के उत्पादन को उत्तेजित करती हैं, जो मौजूदा न्यूरॉन्स के विकास को उत्तेजित करता है. योग. योग शब्द संस्कृत के युग से बना है. इसका मूल अर्थ है जोड़ना, एकजुट होना. योग शब्द का अर्थ है एक सार्वभौमिक चेतना जो व्यक्ति, प्रकृति तथा ब्रह्मांड के मध्य संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करती है. योग सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रतिपादन पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में मिलता है, जिसमें लगभग 195 सूत्रों का संग्रह है. इसकी रचना 500 ईसा पूर्व तथा 400 ईस्वी के मध्य मानी जाती है. पतंजलि द्वारा योग को 8 अष्टांगों या अंगों के रूप में उल्लेखित किया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा
ध्यान और समाधि है। मध्यकाल में इस ग्रंथ का अनुवाद विभिन्न 40 भारतीय भाषाओं के साथ साथ अरबी तथा प्राचीन जावानीज भाषाओं में किया गया। आधुनिक युग में इस ग्रंथ को लगभग कुछ समय तक उपेक्षित रहा, किंतु स्वामी विवेकानंद ने योग को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। विद्यार्थियों के लिए योग अभ्यास। बच्चों के मानसिक शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप व्यायाम और योगाभ्यास कम समय तक चलता है, धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कंकाल और हार्मोनल सिस्टम अभी विकास की अवस्था में होता है, अतः बच्चों को कुछ खास स्थितियों में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। योगाभ्यास के में कुछ पूर्व आवश्यकताओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि इसके मुख्य भागों को जानना, शरीर श्वास प्रक्रिया को जानना और तनाव की स्थिति को अलग करना, विश्राम की अवस्था आदि। नए अभ्यासों की शुरुआत में क्रमता भी महत्वपूर्ण है। कुछ व्यायाम केवल तभी किए जा सकते हैं जब पिछले चरण पूरे हो गए हों अथवा उनमें महारत हासिल कर ली हो। उदाहरण के लिए बच्चों से प्राणायाम अभ्यास तभी कराया जाता है जब उन्हें उचित श्वास लेने की प्रक्रिया में महारत हासिल कर ली हो। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव। योग आसनों का अभ्यास करने से ताकत और लचीलापन विकसित होता है, साथ ही नसों को आराम मिलता है और मन शांत रहता है। मांसपेशियों, जोड़ों और त्वचा ग्रंथियों, नसों, आंतरिक अंगों, हड्डियों, श्वसन और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। योग के आधारभूत स्तंभ आसन और सांस हैं। आसन आइसोमेट्रिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कुछ सेकंड लेकर कई मिनट तक मांसपेशियों में तनाव बनाए रखने पर निर्भर करते हैं। इससे हृदय स्वास्थ्य और रक्त संचार सुधार होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित योग अभ्यास रक्तचाप को सामान्य करने में मदद कर सकते हैं। अभ्यास करके आसन और प्राणायाम आंतरिक अंगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। एपिडर्मल पाचन और हृदय प्रणाली को विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट से साफ किया जा सकता है। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र संतुलित होते हैं और मस्तिष्क कोशिकाओं को पोषण मिलता है। व्यायाम वयस्कों, बच्चों और किशोरों में रक्तचाप और हृदय गति को स्थिर करता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि योगाभ्यास से तनाव, चिंता और अवसाद के स्तर में कमी आती है, जबकि समानुभूति की भावना में वृद्धि परिलक्षित होती है। योग एवं संज्ञानात्मक विकास। कई अध्ययन वयस्क एवं बच्चों दोनों के संज्ञानात्मक कार्यों पर योग अभ्यास के प्रभावों की पुष्टि करते हैं। इससे स्कूल की सफलता यानी ग्रेड में भी सुधार होता है। योग प्रशिक्षण संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार करता है और यह एक सरल, कम लागत वाली और प्रभावी सहायक पद्धति है। योग अभ्यास से ध्यान, धारणा, स्मृति और समस्या समाधान की योग्यता में सुधार होने की अध्ययनों द्वारा पुष्टि हुई है। योग और आत्मनियमन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को इस तरह से प्रतिबंधित करने की क्षमता है कि वह अपने समग्र जीवन लक्ष्यों और इरादों का पालन करता रहे। यह अपने साथी पर गुस्से से चिल्लाने और सामान्य अवस्था में बात करने के बीच का अंतर है। नियमन एक ऐसी विशेषता है जिससे हम हर दिन अलग अलग सीमा तक सफलता के साथ प्राप्त करते हैं। आत्मनियमन की कमी अवसाद, चिंता, मोटापा, यहाँ तक कि आपराधिक व्यवहार को भी जन्म देती है। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को एक सुविधा प्रदाता, प्रेरक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में आगे आना चाहिए, जो कक्षाओं में ऐसा वातावरण तैयार करे जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु संस्थागत स्तर पर हमारे देश की सदियों पुरानी प्रथा योग का क्रियान्वयन किया जा सके। निष्कर्ष, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग के विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार एवं रोकथाम के लिए
योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की ओर ध्यान आकर्षित हो रहा है। पूर्व अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि योग अभ्यास से स्वास्थ्य स्थिति, संज्ञानात्मक कार्य तथा भावनात्मक संतुलन पर योग के प्रभाव की पुष्टि होती है। जिन शिक्षण संस्थानों में योग को अनिवार्य पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया, वहां विद्यार्थियों में तनाव में कमी आई, सकारात्मक मनोदिशा तथा ध्यान एवं शांति वृद्धि हुई, जो कि सफल अधिगम के लिए आवश्यक है। क्योंकि समाज में बालकों का बड़ा वर्ग मदरसा शिक्षा से आगच्छित है, इसलिए यह आवश्यक है कि मदरसा शिक्षा में भी योग को शैक्षिक अथवा पाठ्यक्रम के अंग के रूप में सम्मिलित करना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद। Thank you, Mehmet. Hello. Thank you. जी सर, धन्यवाद। Now, Bhanupriya, are you here? So, Yes, ma'am. yes, sir. You can start. Okay, sir. Sir, is my voice audible? Audible, ma'am. Audible. Okay, sir. Good evening, everyone. Myself, Bhanupriya, research scholar botany from Indra Priyadarshini Government Girls PG College of Commerce, Haldwani, Nainital. The topic of my presentation is exploring the ethnopharmacological attributes of Prunus erisoides T. a Himalayan rosaceae species. So the introduction part. See, whenever we talk about the medicinal plants, the most common example that comes to our mind is the neem, ashwagandha, aloe vera. But one such medicinal plant is बहुत ज़्यादा familiar, उतना हम लोग इससे फेमिलियर नहीं है, तो प्रूनस एरिसोइडिस टी डॉट पे इस पर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है। ये एक एवरेज से टॉल साइज का प्लांट होता है, जिसकी एक अप्रिशिएबल इम्पोर्टेंस देखने को मिली है। और लोकली इसको पदम कहते हैं, संस्कृत में इसको पदम कहते हैं, लोकली इसको पैया बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डॉर्फ चेरी, बर्ड चेरी, वाइल्ड हिमालयन चेरी इस नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुमाऊं रीजन एंड गढ़वाल रीजन। उसके बहुत सारे पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम इसके मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो ये शाइनी ब्राउन कलर का इसका ट्रंक होता है, और इसके पिंकिश कलर के फ्लावर्स होते हैं, और इसका जो फ्रूट होता है वो रेड होता है जैसे ही वो राइपन हो जाता है, जैसे ही पक जाता है। तो इसके एम्पल ऑफ यूजेस है। अगर हम बार की बात करें तो उससे हम टैनिन ऑब्टेन कर सकते हैं, हेयर ऑयल्स इससे बनता है। स्टेम की बात करें तो इससे लेप्रोसी जैसी बीमारियां सही होती हैं, वॉमिटिंग, ल्यूकोडर्मा। इसकी लीव से ग्रीन कलर की डाई ऑब्टेन होती है, फ्रूट से डार्क ग्रे कलर की होती है, सीड से डेकोरेटिव आइटम जैसे नेकलेस, इयररिंग्स, ये सब। और इसका जो रूट सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये फॉरेस्ट रिस्टोरेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये जो स्किन डिजीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे स्किन रेडियंस हो गई, या फिर स्किन में कोई बीमारी है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो गए। और इसके अलावा इसके सॉसेजेस भी बनते हैं, जैसे ही इसका जो बेरी है वो राइपन हो जाता है तो पहाड़ों में इसके सॉस लोग कंज्यूम करते हैं। और इवन अगर इसका जो बार्क है उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके उसको बैक में लगा के उसके पेन रिलीफ में ये हेल्प करता है। इसके अलावा इसका जो हनी है थोड़ा सा बिटर टेस्ट का है, लेकिन काफ़ी मेडिसिनल है। इसके अलावा इसमें जो मेरी थोड़ी सी रिसर्च है वो उसके फ्रूट से रिलेटेड है। इसका मैंने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया, तो मुझे इसमें बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस अलग अलग मिले। तो उसके लिए मैंने जो HPLC है उसको फॉलो किया, उसके लिए मैंने इसको आउटसोर्स किया था इसके सैंपल को। तो काफ़ी अमेजिंग से रिजल्ट देखने को मिले हैं, और वो इस ग्राफ से
इसके ग्राफ अभी सर विजिबल नहीं है, सॉरी। तो इसमें जो कैल्शियम है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, अगर 100 ग्राम्स की बात करें तो 2287 ऑफ इसमें कैल्शियम, सिर्फ 100 ग्राम्स में मुझे इतना ज़्यादा अमाउंट के कैल्शियम इसमें मिला। इसके अलावा एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें तो 356 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम्स में मिला। इसके अलावा जो विटामिन है उसमें विटामिन B3 का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। एंड कंक्लूजन यही है कि ये एक ट्रेडिशनल ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज था जो कि आयुर्वेदा में मेंशन है, लेकिन अभी भी लोग इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। लेकिन अगर हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें तो हम इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. So we need to just spread awareness ki how beneficial it is in terms of its components comprising of the carbohydrate, calcium, potassium, energy. और ये जो मेडिसिनल प्लांट है इसकी जो क्वांटिटी है उसको राइट अमाउंट में अगर हम कंज्यूम करें तो हमारे बहुत सारे दोषास जो हैं वो क्योर हो सकते हैं। एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच। Thank you, madam. Thank you. Now, Manas Meena. Manas Meena. Okay, next. Samaj Sarkar. Samaj Sarkar. Are you here? You can start. Samaj Sarkar, you can start. Your voice is not audible. Samaj Sarkar. Your voice is not audible. No. Your voice is not audible. You can left and again you can join. Okay, next I'll. Who is there? Nothing. Manoj Meena? Manoj? स्टार्ट कीजिए अभी। जो पढ़ने की इच्छुक है वो पढ़ सकते हैं। Yes, yes. You can start. Actually, madam, your voice is not audible. Your voice is not audible. I think network issue. You have network issue. Okay, next, Narendra Kumar. Narendra Kumar ji, can you read the paper? Narendra Kumar ji.
हेलो। हाँ मैडम बोलिए। हाँ आराम कीजिए, एक स्टार्ट करें। आ रहा है मैम आवाज अभी। হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরম্ভ করো তুমি। ঠিক আছে। হুম। Good evening, sir. I am Shoma Sarkar, a student, Department of Philosophy, University of Kalyani. Today I discuss importance of yoga in human life. আজকে আমার আলোচনার বিষয় হলো মানব জীবনে যোগব্যায়ামের যে গুরুত্ব। ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থায় যোগব্যায়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই যোগব্যায়াম শুধু যে একটি শারীরিক চর্চার পদ্ধতি তা কিন্তু নয়, এটি আমাদের মন, শরীর সব কিছুকে আত্মার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ব্যস্ত ও মানসিক চাপপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে বিভিন্ন শারীরিক এবং মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যোগব্যায়াম মানুষের সুস্থ ও সুষম শান্তিপূর্ণ জীবন দিতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি তার যোগসূত্রে যোগ শব্দটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি। তিনি এখানে বলেছেন যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে যোগশ্চি বৃত্তি নিরোধ, অর্থাৎ যোগ হচ্ছে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিনটিকে একত্রে যোগ দর্শনের চিত্ত বলা হয়েছে। এবং যোগশাস্ত্র মতে মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন কোনো বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন চিত্ত সেই বিষয়ে আকার গ্রহণ করে। চিত্তের এই বিষয়াকার গ্রহণই চিত্তের বৃত্তি। যোগ কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন যা মানুষের নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সহায়ক। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে মানুষ নিজের শরীরের প্রতি সচেতন হয় এবং মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা মানুষকে সামগ্রিকভাবে উন্নয়নে সহায়তা করে। ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থায় যোগের 4টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদ উল্লেখযোগ্য: রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ। প্রথমত রাজযোগ। রাজযোগ হল যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা যা মূলত মন নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দেয়। এই যোগের মূল উদ্দেশ্য হল কিভাবে আমাদের মনকে একাগ্র করতে পারবো এবং মনকে স্থির করা যায় সে বিষয়ে এই রাজযোগে আলোচনা করা হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলি তার যোগসূত্রে রাজযোগের বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করেছেন। এই স্তরগুলি হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এই ধাপগুলির মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে আত্মসংযম ও মানসিক স্থিরতা অর্জন করতে পারে। দ্বিতীয় যোগটি হলো কর্মযোগ। কর্মযোগ যেখানে মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মযোগ অনুযায়ী মানুষ তার কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে, কিন্তু কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত হবে না। এই বিষয়ে আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতেও বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাই। কর্মযোগ মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। তৃতীয় যোগটি হলো ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ হলো ভক্তি ও বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারি। এই ভক্তিযোগ মানুষের অন্তরে ভক্তি ও আত্মসমর্পণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভক্তিযোগ মানুষের মধ্যে বিনয়, ভালোবাসা এবং সহানুভূতির বিকাশ ঘটায়, যা একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক। চতুর্থ যোগটি হলো জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ হলো যোগের এমন একটি বিষয় যেখানে জ্ঞান ও চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি এবং এই জ্ঞানযোগে যুক্তি, বিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে মানুষ জীবনের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞানযোগ মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক সত্যকে উন্নয়নে সহায়তা করে এবং তাকে
সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করে। সুতরাং যোগের বিভিন্ন প্রকারভেদ মানুষের জীবনে বিভিন্ন দিকে উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিটি যোগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও সবগুলির মূল লক্ষ্য হল মানব জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং জীবনের শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত করা। মানব জীবনের শারীরিক সুস্থতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শারীরিক সুস্থতা যদি না থাকে তাহলে আমরা জীবনে উন্নত হতে পারবো না। তো আমাদের সকলেরই উচিত কিছুটা সময় হলেও অন্তত যোগ পালন করা। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Many thank you. Next, anyone? Yes, sir. You can start, sir. Narendra ji, you can start. Your voice is not audible, sir. Okay. Anyone? Krishna Kanta ji? Sir, your voice is not audible, sir. Narendra Kumar ji, your voice is not audible. Narendra Kumar ji. I think, sir, network issue. We have to network issue. Next, anyone? Ranjit ji? হ্যাঁ স্যার বলছি। হ্যাঁ। একটু স্যার 5 মিনিট পরে আমি একজনের পরে বলছি। হ্যাঁ কৃষ্ণকান্ত জি? কৃষ্ণকান্ত জি? I think no one. Ranjit ji, you can start. Ranjit ji? Sir, is it audible? I am Dr. Krishnakant. Audible, sir, but Yes. Just a minute. I will present my topic. Yeah. Only orally I presenting my abstract only, sir. okay, sir. No issue, sir. I don't You have PPT, sir. Okay. Okay, sir. No issue. You can read, sir. Okay. Yes, sir. Okay.
Sir, just a minute. I explain. I myself, I am Dr. G. Krishnakant, Assistant Professor of Education, working as an private BSR College of Education, Sivagasi, Virudhunagar District, Tamil Nadu, India. Sir, is it audible? Audible, sir. Okay, sir. Okay. Now my topic is awareness of yoga and Ayurvedic mental health practices among the student teachers regarding for pre-service teachers are now currently studying private B.Ed colleges. Okay. Okay. This aim of the study. The study explores the awareness of yoga and Ayurvedic mental health practices among student teachers. This topic recognizing their what's a pivotal role in cultivating the psychology or supportive the learning environment for student teachers. My sample 300 pre-service teachers from Tamil Nadu Teacher Education University affiliated B.Ed colleges in Virudhunagar district, Tamil Nadu. I selected for certified random sampling from the different demographic factors. Such as gender or locality, etc. My research method for analysis using descriptive and inferential statistics. Then my findings. There is no significant difference were found concerning the demographic factors such as gender, locality, or etc. The study highlights the findings highlight the importance regarding the topic yoga and Ayurveda based mental health education into the teacher training programs to promote the holistic well-being and enhance the professional readiness. My contributes for research in this topic to integrating indigenous knowledge system within the modern teacher education and offers actionable insights of curriculum designers, educators, and policy makers aims to foster our mental health awareness through the culturally grounded and sustainable approaches. This is my abstract, sir. Orally presented. Before, Thank you, sir. okay, sir. Nice, sir. Anybody, thank you. Yes, sir. If any, Now, sir, I have one doubt regarding my topic. If you have any changes for my topic, this topic is okay. okay, sir, no issue, sir. You can Okay, send sir. your full paper, sir. Within Sir? sir, 1 month. Full paper, Okay. sir, full paper. If you want to publish the full paper, you can send the full paper. After Yes, 1 sir. month, Yes, sir. After 10 days, 10 days or 12 days I taken, then I send to you my full paper, sir. Your mail ID also. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sure. Thank you for your giving me the opportunity for Central University of Sanskrit. I thank to you for regarding the one-day national seminar. Okay, thank you, sir. Okay, Now, sir. Okay. Ranjit, sir, Okay, Yes, sir. sir. Thank you so much. you you can start, sir. তো সকলকে নমস্কার। আমার বিষয় হচ্ছে আয়ুর্বেদিক জীবনশৈলী ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবা। তো আয়ুর্বেদ প্রাচীন যে ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, যাকে আমরা আয়ুর্বেদ হিসেবে জানি, চিকিৎসার চেয়ে এর প্রতিরোধকে এখানে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারাকে যদি উৎসাহিত করতে হয়, তা একটি সামগ্রিক পদ্ধতিতে শরীর, মন এবং আত্মাকে একীভূত করতে হবে। আয়ুর্বেদ অনুসারেই মানসিক স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস, শৃঙ্খলা এবং উপযুক্ত জীবনধারার অভ্যাসই হচ্ছে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবা
অর্জনের প্রধান উপায়। আমরা জানি যে আয়ুর্বেদের যে মূল নীতিগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমরা ত্রিদোষ তত্ত্ব যেটা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে বাত, পিত্ত এবং কফ। এই তিনটেকে নিয়েই বাত হচ্ছে উপাদান, এর মধ্যে রয়েছে বায়ু বা আকাশ। এর কাজ হচ্ছে শরীরের নড়াচড়া বা মুভমেন্ট, স্নায়ুর কাজ, শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, এগুলোকে বাত আমরা জেনে থাকি। এরপরে পিত্ত যেটা, সেটা হচ্ছে আগুন এবং জলের সংমিশ্রণ। এর কাজ হচ্ছে হজম, বিপাক, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষণ এবং অ্যাসিডিটি এবং ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। এরপরে আসছি কফ। কফ যেটা জল এবং মাটির মিলিত যে সংমিশ্রণ, যেখানে শরীরের গঠন রয়েছে, শক্তি আসে তার থেকে এবং স্থিরতা বজায় আসে। এই ত্রিদোষ যেটা রয়েছে তার মধ্যে গুরুত্ব, প্রতিটি মানুষের শরীরেই এই তিনটি দোষই থাকে, তবে এক দুটি বেশি বা কম হয়ে থাকে, যার প্রভাবে মানুষের শারীরিক বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা যায়। এরপরে এর মধ্যে আয়ুর্বেদের আরেকটি প্রধান যেটা চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, যেটা পঞ্চকর্ম যেটা আমরা বলি। পঞ্চকর্মের 5টি প্রধান ধাপ: বমন, বিরোচন, বস্তি, ন্যায়, নস্য ইত্যাদি পদ্ধতি। এই পঞ্চকর্মের দ্বারাই শরীরে ডিটক্সিফাই করে এবং হজম শক্তিকে উন্নত করে থাকে। এছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মানসিক চাপ আমাদের দূর করে। এছাড়াও আয়ুর্বেদের যে ত্রিদোষের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং শরীরের এই বাত, পিত্ত এবং কফ, এই তিনটি সাম্যতা থাকলে বিভিন্ন রোগ থেকে আমরা মুক্তি পাই। তার মধ্যে আমাদের কি করা উচিত? ডেলি যে রুটিন রয়েছে, দিনচর্যা যেটাকে বলা হয়, সেখানে ঘুম থেকে ভোরে ওঠা, নিয়মিত ব্যায়াম এবং যোগাভ্যাস, সময় মতো খাবার এবং পর্যাপ্ত ঘুম, এর ফলে শরীরের জৈবিক এবং গঠনগত রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি আমাদের শক্তি বাড়ায়। ঋতুচর্যা যেটা, ঋতু অনুযায়ী খাদ্য বা পোশাক পরিবর্তন, যেমন গরমে ঠান্ডা প্রকৃতির খাবার বা শীতে পুষ্টিকর খাবার, এইসব খাবারের ফলেও শরীরের সাথে মানসিক রোগ বিভিন্ন রকম এড়ানো সম্ভব। এছাড়াও সঠিক খাদ্যাভ্যাসের দ্বারাই সুষম সহজপাচ্য খাবার, অতিরিক্ত তেল মশলা, ফাস্টফুড, জাঙ্ক ফুড, এইগুলো থেকে আমরা যদি দূরে থাকি তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে। এছাড়া মানসিক নিয়ন্ত্রণ, রাগ, উদ্বেগ, মানসিক চাপ ইত্যাদি কমানো, এর মধ্যে মেডিটেশন বা যোগাভ্যাস দ্বারা আমরা এগুলোকে ঠিক করতে পারি। পঞ্চকর্মের দ্বারাও আমরা শোধন, যেটা চিকিৎসা ডিটক্সিফাই করে সেটা বললাম। এছাড়াও বিভিন্ন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শক্তি দীর্ঘায়ু বৃদ্ধিকে সহায়তা করে। এটাই হচ্ছে স্যার আমাদের মানে এইটুকুই স্যার তৈরি করেছি, সময় কম ছিল, তাই আমি সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার শেষ করলাম। Thank you, sir. Very many thank you. Next, anyone can read the paper? Anyone can read the paper? Okay, I think Avar. I thanks to all the participants who are read the papers. All paper is very nice, and all participants present the paper very nicely. Thank you. Narendra sir, actually, I think your side internet issue, sir. Okay, the session is over.